So we had already done various types of ionic solid structures, correct? Rock salt structure, उनमें coordination number कैसे निकालते हैं, cell parameter, packing fraction, all that we had already discussed. Okay. Now moving further. हमने इनवर्स फाइनल का जो A2 प्लस था उसका 1/8 ऑफ TV निकाला। क्या? Repeat what you are asking. इनवर्स फाइनल का जो A2 प्लस था। हाँ। डाइवैलेंट मैट्रिक्स। उसका हमने 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल मैट्रिक्स। नहीं, इनवर्स स्पाइनल में A2 plus was in 1/4 of OB. D3 plus was in 1/8 of TV and 1/4 of OB. यही लिखा था। Okay. Now, before we start to finish off, Sir. just 1 minute. Before we start to on solid state again, 1 or 2 problems of major test we can discuss. I hope all of you found it easy. Physical chemistry part I think was very simple. All the electrochemistry problems. Yes. So any problem in particular in which you have doubt or any answer discrepancy? Sir वो cells in series वाला। अब वो तो कर रहे हैं। एक one answer I have changed. I will tell you. Combination वाला। 1 minute. One answer I have changed. I will tell you. In paper 1, there was a problem of conductance. अलग अलग कोड्स में अलग होगा. I will write the problem. जो इस वाले सॉल्ट का था NH3,4Br2 H2PO2, करेक्ट? ये वाला प्रॉब्लम था ना. एक आयन की कंडक्टेंस 100 दी थी, एक की 50 दी थी, Ksp निकालना था. तो इसका आंसर was given originally as B. I have changed it to A. यूनिट्स का ये मीटर स्क्वायर में दिए थे. 1000 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगा. So by that option A comes as answer. So वो एक चेंज है, सब लोग देख लेना. ओके, पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है फिजिकल केमिस्ट्री का? एनीबॉडी? सब नहीं. 1-2 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो. कौन सा? 33rd नहीं है सर. प्रॉब्लम पढ़ो. When 0.1 molar arsenic acid is dissolved in 1 liter. हाँ, okay. This was a trivial problem of ionic, a simple application of ionic. We did 2 or 3 ways to do this problem and I expected everybody should get it. K1 दिया था 2.5 into 10 raised to minus 4. K2 दिया था 5 into 10 raised to minus 8. K3 दिया था 2 into 10 raised to minus 30. करेक्ट? और 0.1 मोल आर्सेनिक एसिड डाला 1 लीटर बफर में और बफर का pH मेंटेन्ड है 8 पे. करेक्ट? 2 ways of doing this problem. फर्स्ट तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करो. ट्राइप्रोटिक एसिड के बारे में डिस्कशन है. X3A. उसके इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं? K1 is equal to H plus into H2A minus by H3A. K2 is equal to H plus into HA2 minus by H2A minus. K3 is equal to H plus into A3 minus by HA2 minus. करेक्ट? ये वैल्यू किस रेंज में है? -4 और ये है -8. इसको आप इधर लाओगे -4 by -8. This will be in the range of 10 raised to 4. मतलब this is much more greater than this. करेक्ट? ये किस रेंज में है? -8 by -8.
दिस इज रफली इन द रेंज ऑफ 1. तो ये दोनों कंपेरेबल है, कोई ना बहुत ज्यादा है ना कोई बहुत कम है. ये किस रेंज में? -13. -13 by -8 -5 means this is very much less than this. ये था प्रॉब्लम, बहुत इजी था. ये नहीं स्ट्राइक हुआ. आइनिक में 2 या 3 बार अगेन एंड अगेन आई रिपीटेड कि भाई अप्रोच करना. ये याद है, ये कराया था ये ग्राफ वीक एसिड वाला लास्ट लेक्चर में, वही बना लेते. उसमें भी कुछ बिल्कुल हाँ 1 मिनट कंप्लीट द प्रॉब्लम. लेट मी कंप्लीट द प्रॉब्लम. ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए ग्राफ ट्राइप्रोटिक के लिए ही बनवाया था. कैसा बनेगा? एक ऐसा, करेक्ट? ऐसा बनेगा ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए. ये पहला पॉइंट कहाँ पे कट होता था? pK1. pK1 कितना है? 4 से थोड़ा कम, कुछ 3.7 mm पे ये कट है. ये कट कहाँ पे है? 7.3. ये कट कहाँ पे है? 12.7. तुमसे pH 8 की बात की जा रही है यहाँ की. यहाँ पे कौन सी स्पीशीज है? Ha2 माइनस NH2A माइनस. बाकी दोनों स्पीशीज नेग्लिजिबल है, H3A और A3 माइनस. इस ग्राफ से देख ले. करेक्ट? भाई जिस K के बीच की pH वैल्यू होगी उसी के कॉन्जुगेट स्पीशीज डोमिनेंस में होंगे. अगर तुम्हें pH कुछ भी यहाँ पे दिया होता 3.7 7.3 के बीच, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज डोमिनेट हो करती? H2A माइनस Ha2 माइनस, सॉरी H2A माइनस H3A. यहाँ पे होंगी H2A माइनस Ha2 माइनस. इसके बाद Ha2 माइनस A3 माइनस. क्लियर? हाँ बोलो. सर इंटीजर टाइप का भी एक क्वेश्चन गलत है. गलत है? चलो आते हैं उस पे. वो N2O4 और NO2 वाला. आते हैं उस पे, आते हैं. ठीक है, तो पेपर 1 क्लियर है. पेपर 1 तो आई थिंक और किसी भी प्रॉब्लम में तुम लोग को डाउट नहीं होगा. एक ये एसिड बेस में शायद ये कुछ कॉमन गलती की होगी कुछ लोगों ने. एक क्वेश्चन था कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कॉन्जुगेट ऑफ वीक इज वीक. करेक्ट? कॉन्जुगेट ऑफ वीकर इज स्ट्रॉन्गर, but conjugate of weak is weak. Okay. सर सर पेपर 1 में ही इसका आंसर आपने अभी चेंज किया, उसका सोल्यूशन एक बार बता सकते हैं? देखो, एक का दिया था कंडक्टेंस 100, एक का दिया था 50, तो लैम्डा इंफिनिटी हो गया 150. दिस विल बी 150 कापा इंटू 1/1000 s. कापा दिया था, कापा नहीं दिया था, 1 कापा दिया था 200 ओम सेंटीमीटर, तो उसको ओम मीटर में करना पड़ेगा. दैट विल बिकम 2. तो फिर कापा हो जाएगा 1/2. 1/2 इंटू 1000 s इज 150. तो s आ जाएगा 1/300 इंटू 1000. करेक्ट? दैट इज 1/3 इंटू 10⁻⁻5. KSP हो जाएगा s स्क्वायर 1/9 into 10⁻⁻10. That is 1.11 into 10⁻⁻11. ओके सर, थैंक यू सर. सर एक का कैलकुलेशन भी बहुत गंदा सा था. Ag3PO3 माइनस. नहीं, कैलकुलेशन सब calculations were easy. I had done all the calculations without calculator. So if I can do, you should be able to do. सर कॉन्स्टेंट एसिड वाला क्वेश्चन. सर उसमें जैसे लिखा था कि वो ब्रॉन्स्टेड एसिड एसिड वाला. हाँ बोलो. उसमें लिखा था कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा. गलत है वो बेस ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग. वो स्टेटमेंट गलत है. मतलब सही भी सकता है, गलत भी हो सकता है ना. नहीं, हमेशा गलत है. कोई भी वीक एसिड है, वीक एसिड का K फाइनाइट होगा. वीक एसिड का K फाइनाइट होगा.
तो उसके कॉन्जुगेट का Kb will be Kw by Ka which will be finite. तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत है। और उसमें ऑप्शन सी नहीं समझ रहे हैं। ऑप्शन सी क्या था, पढ़ो जरा। All Bronsted acids are Lewis acids. ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, ये तो अपने क्लास के नोट्स में दिया हुआ था। ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड्स। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर ऑलवेज लुईस एसिड्स, बिकॉज जो प्रोटॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो नेसेसरी प्रोटॉन डोनर नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, पेपर 2। सर इन द एग्जांपल ऑफ HCl, वो HCl इज प्रोटॉन डोनर, पर वो एक्सेप्टर कैसे बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, HCl कैसे तुम प्रोटॉन डोनर बोलते हो? केवल HCl को बोलते हो क्या? प्योर HCl को नहीं बोलते हो ना, सॉल्वेटेड HCl को बोलते हो। सॉल्वेटेड HCl में HCl एग्जिस्ट एज H3O+ and Cl-। ओके, यस सर। पेपर 2 में आ जाते हैं जरा जल्दी से। And surprisingly, the most easiest problems most students are having doubt. So one of the very easy, one very easy problem was the paragraph where 3 cells were connected in series. सीरीज कनेक्शन है तो भाई क्या कंडीशन होती है? 4 सेम जाएगा। करेक्ट? करेक्ट, 4 सेम जाएगा। और सेल 1 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, पीएच हो गया है 30, मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन 0.1, वॉल्यूम था 10 लीटर, तो मोल्स ऑफ OH माइनस हो गए 0.1 into 10, दैट इज 1। It means इस इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 1। सेल 1 के रिएक्शंस होंगे, कैथोड रिएक्शन होगा, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा, 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2 plus 2OH माइनस। इसके 1 मोल है तो इसका आधा मोल बनेगा। एनोड रिएक्शन होगा, क्लोरीन 2Cl गोज टू Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 मोल है तो इसका आधा बनेगा, तो आधा, हाफ मोल हाइड्रोजन, हाफ मोल क्लोरीन, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस 1, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल 3 के बारे में पूछा था। सेल 3 80% एफिशिएंट है, मतलब सेल 3 में केवल 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने भेजे हैं, लेकिन यूज कितने होंगे? 0.8। सेल 3 में बता दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और H2H2O8 बन रहा है। H2H2O8 किस रिएक्शन से बनता था? 2 सल्फेट गोज टू H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 0.8 मोल है तो ये 0.4 मोल में बनेगा। करेक्ट, H2H2O8 0.4 बनेगा, इसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। करेक्ट, इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? H2O2 और H2SO4। बैलेंस कर दो, शायद बैलेंस हो गया। 2H2O बैलेंस हो गया, तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, 0.4 मोल से ये 0.4 मोल बनेगा। ये 0.4 मोल H2O2 you are dissolving in 50 लीटर, तो मोलारिटी हो गई 0.4/50, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 0.4/50 into 11.2। ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। Sir, हाँ sir, Pani was disconnected. We are just connected now. So could you please repeat that? देखो, सेल 1 की इंफॉर्मेशन ये दी है pH 13, तो OH माइनस की मोलारिटी हो गई 0.1, वॉल्यूम 10 लीटर था, तो मोल्स ऑफ OH माइनस 1 हो गए, मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1। सेल 1 के कैथोड एनोड रिएक्शन ये है,
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल हाइड्रोजन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल क्लोरीन। तो टोटल गैसेस प्रोड्यूस्ड इन सेल 1 विल बी 1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बिकम 22.4 लीटर। सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेल 3 का रिएक्शन देखा। 2 सल्फेट विल गिव दिस, 80% एफिशिएंट है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में यूज केवल 0.8 मोल्स होंगे। 0.8 मोल्स इलेक्ट्रॉन से 0.4 मोल्स H2SO8 बनेगा, उससे 0.4 मोल H2O2 बनेगा। तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बिकम 0.4 by 50 into 11.2। सर हाँ उसमें वो डाउट आ रहा था। आई रोट द रिएक्शन H plus plus H2 goes to H2 plus OH minus for the first part, किसमें in which we have to find total volume of gases evolved in हाँ। cathode wave. हाँ उसमें व्हाट तो रिएक्शन उसमें मैंने लिखा H plus plus H2 goes to H2 plus OH minus. H प्लस NaCl का सोल्यूशन है, PS7 है। H प्लस की मोलैरिटी 10⁻⁻7 है। उसमें फ्री H प्लस की तो अवेलेबिलिटी नहीं है। सर क्लास में लिखाया था NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। ओके सर। सर 33 यार ऐसे 33 नंबर मत बोलो। सर 423 का 33 क्वेश्चन सर बोलो। 2 electrolytic cells are connected in series, cell 1 and cell 2, AgNO3 and NaCl. हाँ हाँ उसमें क्या हुआ? सेल 1 में NaCl इलेक्ट्रोलाइज हो रही है और ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि एनोड पे क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों हो रही है। ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम था, बट इफ यू गो करेक्टली सेल 2 में AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। AgNO3 का मास डिपॉजिटेड इज 54 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 54 by 108 by 1। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस आर 0.5। AgNO3 और NaCl की दो सेल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, सेल 1 सेल 2 सीरीज में कनेक्शन है। तो इतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन हर जगह जा रहे हैं। तो सेल 1 के एनोड में भी इतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। सेल 1 के एनोड में दो रिएक्शंस हो रहे हैं। सर ये रिपीट करो ना, सुनाई नहीं दिया। आई एम सेइंग मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यही हो, निकाल लेंगे सेल 2 से 54 ग्राम सिल्वर से हाफ मोल इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? यस सर यस। अच्छा, नाउ सेल 1 का जो एनोड है उस पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या क्या है वो दो रिएक्शंस? एक तो क्लोरीन का हो रहा है, 2Cl माइनस इज गोइंग टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक वाटर का हो रहा है, 2H2O इज गोइंग टू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 होने। तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दी है कि 1.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। 1.4 लीटर ऑक्सीजन कितने मोल्स हुए? 1.4 by 22.4, हाउ मच विल दैट बी? करो जरा इसको कैलकुलेट, कितना आएगा? 140 16 1 by 16 हाँ 1/16। तो 1 by 16 मोल्स ऑक्सीजन है। तो 1 by 16 मोल ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे? 1 by 4। और टोटल इलेक्ट्रॉन है 1 by 2, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने लग रहे हैं? 1 by 4। तो क्लोरीन कितनी प्रोड्यूस होगी? 1 by 8। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन कितना लिबरेट होगा। क्लोरीन कितना लिबरेट होगा? वॉल्यूम 1.8 into 22.4 लीटर। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, करेक्ट? इसी के कैथोड का क्या रिएक्शन होगा? सेल 1 का, सेल 1 का कैथोड का रिएक्शन होगा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2 प्लस 2OH माइनस। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 by 2। तो इससे कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे? 1 by 4, करेक्ट? हाफ मोल इलेक्ट्रॉन है ना टोटल।
तो कितना आया इससे, कितना वॉल्यूम लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन का, 1/4 इंटू 22.4 5.6। ऑप्शन ए भी गलत आ रहा है। ये दिया था ना आंसर इसका? हाँ सर ये दिया नहीं, ये नहीं दिया होगा आंसर। सीडी दिया हुआ है। सी चेक करते हैं। सेल 1 में H+ की फाइनल मोलैरिटी। तो अब सेल 1 में OH- आयंस कितने बन गए, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन से यहाँ कितने OH- बनेंगे, हाफ मोल। और यहाँ H+ कितने बनेंगे 1/16 से, 1/4। तो 1/4 मोल H+ तो 1/4 मोल OH- से रिएक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली कितने मोल्स बचेंगे OH- के, 1/4। और वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी OH- की, 1/40। तो H+ की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻14/1/40, 4 × 10⁻⁻30। तो ये आ गया ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, एनोड रिएक्शन क्या होगा, वाटर वाला ही होगा केवल, नाइट्रेट तो इलेक्ट्रोलाइज होगा नहीं। तो हाफ मोल इलेक्ट्रॉन के साथ हाफ मोल H+ बनेंगे। तो उसमें H+ की फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1/2/10, 1/20, दैट इज 0.05। तो ऑप्शन सी एंड डी विल बिकम द वो आंसर। OH- आपको कैसे आया? ये H+ 1/4, यहाँ OH- 1/2, रिएक्ट करेंगे पहले, न्यूट्रलाइज होंगे, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, ये खत्म हो गया, फिर OH- कितना बचेगा, हाफ माइनस 1/4। सर हाँ बोलो। सर एक था AgBr माइनस Cl माइनस AgCl Ag। हाँ इसी के बाद वाला, हाँ बोलो। तो उसमें सर कैन यू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शन? ये भी अगेन वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। देखो 10 मिनट कैसे लगते हैं यार इस प्रॉब्लम में। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, इज दिस अ कंसंट्रेशन सेल? तो E0 सेल इज 0 और नॉट? तो डी तो पहले ही गलत हो गया, करेक्ट। अब ई पहला ऑप्शन है, ई सेल पॉजिटिव है कि नहीं है। कैसे लिख सकते हैं इसका ई सेल, -0.059 log of KSP of AgBr by Br minus upon KSP of AgCl by Cl minus। ये दोनों 1 मोलर दिए थे, तो ये तो 1 कैंसिल हो गए सब। क्या बचा ये रेशियो, KSP of AgBr by AgCl। We know KSP of AgBr is less than AgCl, so this ratio is less than 1, so this log is negative, so E cell is positive। Sir, हाँ, how do we know that KSP of AgBr is less than KSP of AgCl? have you not revised dialect? KSP of AgCl was 10⁻⁻10, KSP of AgBr was 10⁻⁻13। We have to know that in exam also, right? Yes, you have to know that। AGI की और भी कम होगी। ये तो कॉमन नॉलेज सर है। इंटीजर का हाँ इंटीजर में कौन सा इंटीजर गलत का क्वेश्चन पढ़ो जरा। N2 बनता है वो। चलो that is okay, stop talking, that is our last question। सर हाँ सर इसमें हाँ E0, तो इसको जब कंसंट्रेशन मान लोगे तो E0 0 हो जाता है ना। एक्चुअली कंसंट्रेशन सेल नहीं है, वी कैन ट्रीट इट एज अ कंसंट्रेशन सेल। सर हाँ
सर इसमें आई थॉट लाइक दिस की जो AgBr है और AgCl है उसका केस मुझे पता नहीं था, सो आई थॉट कि Ag इक्वल टू Ag प्लस प्लस Br माइनस एंड AgCl इक्वल टू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, सो Br माइनस इज मोर स्टेबल देन Cl माइनस, तो उसका केस भी थोड़ा ज्यादा ओके, चलो ये क्लास प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. At 300 Kelvin and pressure P, N2O4 is 20% dissociated और 2 moles N2O4 taken है और वेपर डेंसिटी x है. वेपर डेंसिटी अगर x है तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2x and that will be 92 by 1 plus alpha. अल्फा दिया है 0.2, तो इससे x कितना आ गया 92 by 2.4. कैलकुलेट करो जरा somebody, कितना आ रहा है 92 by 2.4 38.33. अब इसमें टेम्परेचर कुछ बढ़ाया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गई एंड साइमल्टेनियसली 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो एडेड. तो पहले N2O4 वाज गोइंग टू 2NO2. पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी 0.2, तो अब कितनी हो गई है 0.4. तो इनिशियली इसके 2 मोल्स थे, इसके 0, फाइनली 1.2. इसके 0.4 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो 0.8 मोल्स विल डिसोसिएट 1.2 मोल्स और इसके 1.6 मोल्स. करेक्ट. तो अब मिक्सचर में मेरे पास ये है और 0.5 मोल्स नाइट्रोजन है. इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 2y. That will be total weight by total moles. Total moles कितने 1.2 plus 1.6 2.8 plus 0.5 3.3. इन दोनों का टोटल वेट कितना होगा 92 into 2, करेक्ट 184. और 0.8 मोल नाइट्रोजन 0.5 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होगा 14. तो दिस बिकम्स 198 by 3.3. इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 30 आएगा. y कितना आ रहा है सर बोलो सर उसमें ऐसा कुछ मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट आफ्टर 20% एज डिसोसिएटेड, उसके बाद NO2 डालने पे उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया, वही रिएक्शन में जब 1.8 और 0.4 बने हैं उसके बाद पीछे गया. व्हाट यू आर सेइंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डबल. तुम पहले वाले के आगे उतना और डिसोसिएट करा लो. पहले का मास तो कंजर्व कर ही रहे हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो हो ही रहा है. इसको लिखा है ना 184 पूरा. So but you started again with taking 2 moles of N2O4. I think you all need a very thorough revision of your chemical equilibrium booklet. Chemical equilibrium. इनिशियली 2 मोल्स था 0 मोल्स थे. पहले 20% डिसोसिएशन था, तो ये 1.6 मोल्स था, ये 0.8 मोल्स थे. टेम्परेचर चेंज किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो गई. मतलब जितना पहले डिसोसिएट हो रहा था अब और उतना ही हो रहा है. तो ये पहला इक्विलिब्रियम था, नया इक्विलिब्रियम 1.2 1.6 पे. क्या फर्क पड़ रहा है इसमें 1.6 के उसी कंटेनर में 1.6 था पहले. हाँ उसी कंटेनर में तब भी. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बीइंग यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स इन एनी मिक्सचर. तो हाउ डज इट मैटर वो बीच में कहां पे रुका हुआ है. टेल मी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैलकुलेशन यू वांट टू डू. 1.6 minus 0.8. 1.6 मतलब 0.8 आना चाहिए था. कहाँ पे 0.8 आना. वो बोलते हैं कि 1.6 माइनस नया डिसोसिएशन इनटू 1.6. Degree of dissociation is always taken as moles of initial reactant से. Not the Degree of dissociation is moles
dissociated upon total moles of that thing taken. तो total moles N2O4 के इस प्रॉब्लम में कुछ भी चेंज करते रहो हमेशा 2 ही रहेंगे. तो अब भाई जो चीज कैलकुलेट करने को बोली थी वो कर लोगे? I think 5 will come as the answer. सर एक डाउट है सर. पेपर में एक क्वेश्चन था, when an aqueous concentrated solution of lithium chloride is electrolyzed using inert electrodes, तो फिर ऑप्शन था Cl2 is liberated at anode, वो आ गया, ये करेक्ट है. फिर Li is deposited at cathode. सर V भी होगा ना, मतलब सर बार बुकलेट के पीछे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है. सर आपने नोट्स में देखा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सर लिथियम एक्सट्रीम है. स्टॉप टॉकिंग. लिथियम एक्सट्रीम में है उस लिस्ट में. हाँ सर. लिथियम डिपॉजिट होने लगा मतलब कुछ भी और बचा नहीं है सोल्यूशन में. ओके. करेक्ट. लिथियम कभी डिपॉजिट नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस में. सर मतलब वो बहुत कम अमाउंट में भी नहीं, इतने भी कुछ कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सट्रीम पे -3.05. करेक्ट. लिथियम और क्लोरीन ये बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं. हाँ सर. बट अगर सपोज सोडियम दे देते तो H+ के साथ सोडियम में डिपॉजिट होता है. डिपेंड करता है कंसंट्रेटेड. बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में लिया है सोडियम, इट माइट कम सम. हाँ. ओके सर. या थैंक यू सर. ओके. नाउ कमिंग बैक टू सॉलिड स्टेट. आप सॉल्यूशंस देख लो इसके जो अपलोड हो रहे हैं. उसके बाद ओके. नाउ कमिंग बैक टू सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. I want you to quickly calculate first 6 neighbors of a chlorine ion in NaCl structure. चलो इसको स्टार्ट करो. याद है ना सबको NaCl स्ट्रक्चर क्या था? FCC of chlorines and sodium with octahedral bonds. तो एक किसी भी क्लोरीन को आप अपना रेफरेंस मान लीजिए और उसके फर्स्ट 6 नेबर्स कितने हैं, कहाँ पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं. जस्ट डू दैट काउंटिंग क्विकली. चलो प्लीज पे अटेंशन अराउंड को. नाउ दिस इज अ क्यूब having FCC lattice of chlorine and sodiums are all in octahedral. So at corners and face centers are chlorine ions. At edge centers and body center is sodium ion. Let's consider this body center sodium ion as our reference and let's count its neighbor. प्रॉब्लम में क्लोरीन का पूछा था, हम सोडियम का भी काउंट कर लें कोई फर्क नहीं है क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना NaCl में. तो whether you count neighbors of cation or you count neighbors of anion, it will come out to be same. Correct? So let's say this sodium ion of body center, let's start counting its neighbor. What will be its closest neighbors? A/2. यहाँ वाले क्लोरीन फेस सेंटर वाले कितने होंगे? 6. So 6 chlorines at distance of A/2. Correct? Second nearest neighbors A/2. S center वाला सोडियम 12 Na plus at distance of A/2. थर्ड वाला सब 12 के सर 12 एजेस हैं इस क्यूब में. इसी क्यूब में बनी हुई है 12 एजेस. थर्ड वाला कॉर्नर वाला क्लोरीन 8 Cl minus √3 A/2. हाँ. सेकंड नेबर एक बार क्लोरीन से बता सकते हो? फोर्थ क्लोजेस्ट कौन होगा? ए पर ये इस क्यूब के तो सब खत्म हो गए. नेक्स्ट क्यूब में आए अगर
तो इसके बॉडी सेंटर वाला सोडियम कितने 6 सोडियम एट ए। तो थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर ले, this I can write as root 1a by 2, this as root 2a by 2, root 3a by 2, root 4a by 2. We are seeing a repeating sequence. Next कौन से होंगे? root 5a by 2 वाले, correct? यहाँ पे correct? What will be these? Sorry, ये root 6a by 2 है, ये root 5a by 2. Phase centers. So 24 chlorines at root 5a by 2. फिर 24 sodiums at root 6a by 2. Clear? हर क्यूब में ऐसे 4 आएंगे ना, और इस तरह के 6 क्यूब्स हैं इसके सराउंडिंग में. So like this we can go on with this list. Now with this list, with help of this list, what calculation we can do is, if suppose I want to write the electrostatic potential energy of that sodium ion, how we will write the potential energy of that sodium ion? K, charge on sodium ion, charge on chlorine ion by डिस्टेंस कितना है उसके क्लोजेस्ट क्लोरीन का, रूट 1a by 2, और इस तरह के कितने उसके नेबर्स हैं 6, करेक्ट, प्लस के चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, सेकेंड नियरेस्ट नेबर तो सोडियम ही है ना, सोडियम के, करेक्ट, अपॉन root 2a by 2 into 12, and like this सबका लिख सकते हैं. इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, k q प्लस q माइनस, एक माइनस साइन ले लेते हैं कॉमन, ये मॉड कर लेते हैं, मॉड्स ऑफ कैटायन एंड एनायन का a by 2. अब क्या क्या बचा ब्रैकेट में, क्या बताओ, 6 by root 1 माइनस 12 by root 2 प्लस 8 by root 3 माइनस 6 by root 4 and so on. This will be an infinite series. Correct? कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों हो गया वो क्लियर है, क्योंकि एक जगह कैटायन एनायन था, एक जगह कैटायन कैटायन था. क्लियर? अब कोई भी आयनिक सॉलिड हो मेरे पास, ये जो सीरीज बन रही है यहाँ, इसके न्यूमरेटर्स क्या है, नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर, नंबर ऑफ सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर, नंबर ऑफ थर्ड क्लोजेस्ट नेबर, नंबर ऑफ फोर्थ क्लोजेस्ट नेबर एंड सो ऑन. तो एनी आयनिक सॉलिड which is in NaCl type of structure, उसके लिए ये नंबर्स तो सेम ही रहेंगे, करेक्ट, NaCl हो KCl हो, अगर वो NaCl स्ट्रक्चर में तो ये नंबर तो सेम ही रहेंगे, और ये क्या है, ये भी सेम रहेगा, A बदल जाएगा, क्यूब की एज लेंथ बदल जाएगी, बट दिस विल रिमेन सेम. तो ये जो सीरीज है ब्रैकेट में, दिस विल रिमेन सेम फॉर all ionic solids which are in drop salt structure, correct? तो हर स्ट्रक्चर का सिमिलरली एक एक सीरीज इस तरह की बनेगी, and that we call as its, that we denote by capital A, and that we call as Madelung's constant for any ionic solid. तो बाकी अब एनर्जी क्या हो गई, माइनस के Q प्लस Q माइनस A by 2 क्या होता है, A by 2 किसी न हर सेल पैरामीटर में देखा था ना, इट वाज रिलेटेड विद R प्लस एंड R माइनस 2 times 4 times 4 by root 3 times
तो some constant times it will be radius of cation and anion का sum. ये एक आयन के लिए. अगर इसको एक मोल के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? Into Na. तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर मोल, and that is nothing but lattice energy of ionic solid. जो लैटिस एनर्जी हम लोग करते थे ना पीरियोडिक में और वो सब, so this is the formula for lattice energy of any ionic solid. तो if you remember, कुछ solubility के ट्रेंड्स में रिवर्सल हो जाता था सल्फेट्स, सेकेंड ग्रुप सल्फेट्स में. क्यों? अगर if you go down the group, एनाइन को कॉमन कांस्टेंट कर दें, क्लोरीन ही रखें और बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सबको कंपेयर करें, तो एज आई गो डाउन रेडियस ऑफ कैटायन विल इंक्रीज, सो दिस विल इंक्रीज एंड हेंस लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज. बट इफ एन आयन इज वेरी बिग लाइक सल्फेट, तो ये वेरी बिग है, इसके बढ़ने कम होने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो लैटिस एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. क्लियर? चार्ज बढ़ा दिया, लैटिस एनर्जी उतने फैक्टर से बढ़ जाएगी. तो अगर एक सॉलिड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों डाइवेलेंट है, वर्सेस एक सॉलिड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों मोनोवेलेंट है, दोनों NaCl टाइप ऑफ पैकिंग में जा रहे हैं, दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लैटिस एनर्जी? 4 टाइम्स. डाइवेलेंट वाले की लैटिस एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स. करेक्ट? So what we need to remember, we don't need to know Madelung's constant for ionic solid, that is not in JEE syllabus. What you need to know, lattice energy किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑफ कैटायन एनायन का मॉड, करेक्ट? रेडियस ऑफ कैटायन एनायन कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एनायन. और किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ पैकिंग. तो you will not compare NaCl type of packing with CaCl type of packing, क्योंकि उनके Madelung's constant अलग-अलग होंगे. So then you will need to know their Madelung's constant if you want that comparison. So you will compare only ionic solids which are in same type of packing. Clear? हाँ बोलो. सर मुझे वाली ब्रांच सर अपना ये आपने Q स्क्वायर बाय A यूज किया सर, वो तो पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होता है ना, वाइल इन लोग का तो बड़ा रेडियस रहेगा जो टच होता है सर. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है लैटिस एनर्जी की आयनिक सॉलिड्स की, दे आर रफली 90% ऑफ दिस कैलकुलेटेड वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, एंड ऑल द एक्सपेरिमेंट वैल्यूज आर रफली 90% of this calculated value, and that 10% का ये जो डिप है, ये जो डिफरेंस आता है 10% का, that is attributed to Fajr fluid. We have assumed that these are hard spheres, these ions are hard spheres, लेकिन पोलराइजेशन से थोड़ा मर्जिंग होगी चार्जेस की, तो वो जो प्लस माइनस 1 चार्ज लिख रखा है Na प्लस और Cl माइनस पे, that will be slightly lesser, थोड़ा चार्ज मर्ज हो जाएगा. करेक्ट? तो वो जो तुम्हारा पॉइंट है वो उसी 10% का जो डिफरेंस है, दैट इज द रीजन फॉर दैट. ओके सर, थैंक यू. सर आपने इस वाले एग्जांपल में बेरियम क्लोराइड का बोला था ना सर? पॉजिटिव आयन, राइट? एनर्जी, this is the energy on a mole of positive ion, right? तो नेगेटिव पे काउंट करोगे एग्जैक्टली सेम ही चीज मिलेगी ना भाई. जितने सोडियम के क्लोरीन नेबर्स होंगे उतने ही क्लोरीन के सोडियम नेबर्स होंगे. That will be the case in other compounds, right? Wherever 1:1 रेशियो है. हाँ, Ab2 टाइप के में एक फैक्टर बस बदलेगा. बात देखो, अगर इसके 8 होंगे तो उसके 4 होंगे. It will always go in that ratio. और चार्ज भी उसी रेशियो में आ जाएगा ना. फिर एक पे +2 चार्ज होगा, एक पे -1 होगा. तो again it will not matter whether you do the cationic counting or hydration. Hydration अभी solid state से related नहीं है. Hydration is not related here. Hydration अब separate कभी discuss करेंगे. हाँ.
क्लियर है, ये नोट कर लिया? हाँ सर वो एक बार एग्जांपल्स फिर से बता दो ना सर, बेरियम क्लोराइड और सल्फेट। व्हाट आई वाज सेइंग कि एक आयनिक बॉन्डिंग के समय हम लोग एक ट्रेंड देखते थे कि क्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी इन ग्रुप 2A एलिमेंट्स उनमें रिवर्स ट्रेंड मिलता था। तो व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई कंपेयर कैल्शियम क्लोराइड वर्सेस बेरियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी, तो क्लोराइड आयन दोनों में सेम है, एनायन सेम है, कैटायन दोनों में अलग अलग है। बेरियम बड़ा कैटायन है कैल्शियम से, तो बेरियम का रेडियस ज्यादा होगा। बेरियम का रेडियस ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बेरियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी विल बी लेसर देन कैल्शियम क्लोराइड। बट इफ आई कंपेयर देयर सल्फेट्स लैटिस एनर्जी, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सल्फेट सेम है एनायन, लेकिन सल्फेट बहुत बड़ा एनायन है, करेक्ट? सल्फेट बहुत बड़ा एनायन है, उसके सामने बेरियम और कैल्शियम दोनों का रेडियस नेग्लिजिबल है। तो इस सिचुएशन में दोनों केसेस में डिनोमिनेटर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम एंड हेंस देयर लैटिस एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट सेम। तो बेरियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन बेरियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी कैल्शियम क्लोराइड से कम होगी। क्लियर? Sir, then wavelength for spinel and inverse spinel, how do you calculate lattice energy? हाँ, one by one ask. बोलो। Sir, for spinel and inverse spinel. Okay, दादर बैच, ask. Tane just wait, mute. हाँ बोलो ना। Sir, for spinel and inverse spinel, how do you calculate the lattice energy? You will write its number of divalent cations, number of trivalent cations, neighbors, दोनों के लिए सीरीज निकाल के उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। हाँ, तारे बैच। Okay, sir, but this formula ये फॉर्मूला सिर्फ एक, I am giving you the idea how lattice energy depends on what parameter, and therefore I have taken only the simplest case of NaCl. सर कौन से और स्ट्रक्चर्स में इतनी इजीली ये सब नेबर्स दिखेंगे नहीं, करेक्ट? सर कौन से नेबर तक जाएंगे? तो इंफिनिटी तक जाएंगे सीरीज में। यू कांट, दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग सीरीज, करेक्ट? सर CaCl2 और BaCl2 में भी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ही यूज हो रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर सेम यूज होगा ग्रुप 2A के क्लोराइड से, तो उनका जो भी मेडुलेंस कांस्टेंट हो वो सेम होगा, करेक्ट? सर बोलो। सर वो जो कांस्टेंट है वो सिर्फ NaCl टाइप के स्ट्रक्चर के लिए है? वो कांस्टेंट उसके लिए डिफाइन है, होगा, हर एक के लिए होगा। NaCl वाले की सीरीज ये है, हर एक के लिए ये सीरीज अलग अलग आएगी। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स अलग अलग होंगे। सर तो NaCl और CaCl में क्यों अलग स्ट्रक्चर आता है सेम ग्रुप में? तो क्योंकि सीजीएम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। NaCl और KCl का NaCl, KCl, RbCl का सेम रहता है, CaCl की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि अलग स्ट्रक्चर में जाता है। सर तो दूसरे कोई ग्रुप्स में ऐसा एक्सेप्शन? ये एक्सेप्शन नहीं है यार, ये तो तुम्हें किसी भी ग्रुप में रेडियस रेशियो से पहले चेक करना पड़ेगा। रेडियस रेशियो रूल्स लिखाए थे ना, ठीक है, इससे पहले चेक करना पड़ेगा किस रेडियस में है। ओके सर। यस सर। हाँ Sir, you had written that BA का radius is bigger than CA, that's why the force decreases. But sir, even the charge increases, right? which charge increases? Sir, बेरियम का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट, मतलब न्यूक्लियस में चार्ज वो भी तो इंक्रीज हुआ ना, so won't we take that into consideration? कैसा समझाएं तुम्हें इसको? कितना चार्ज है इस पे? अच्छा ओके, हाँ सही समझा सर। सर हाँ सर वो into Na नहीं होगा ना, क्योंकि फिर रिपीट हो जाएंगे केसेस।
मतलब सर हमने वो एक सीएल के लिए लिया ना, एक सीएल पहले वो एक सीएल के लिए हाँ एक सीएल एटम के लिए लिया, अभी हम दूसरे के लिए भी ऐड करेंगे तो रिपीट हो जाएगा ना। बाई 2 कर नहीं लेंगे, होगा। बाई 2 कर लेंगे सर फिर रिपीटिशन देखना नहीं, पड़ेगा। रिपीटिशन क्यों देखोगे तुमने ये एक सीएल के लिए देखा है ना। हाँ सर। और तुमने बाई एन कर दिया तो इस सीएल के लिए एक बार काउंट किया, इसके लिए भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया ना। और सोडियम के लिए नहीं किया। हो गई बात बराबर। ओके, हो गया, नोट हो गया। तो लैटिस एनर्जी के पैरामीटर्स क्या क्या हैं? So lattice energy is directly proportional to सर हाँ सर आपने एज लेंथ को r प्लस r माइनस क्यों मतलब लेगा, वो नहीं समझा सर। क्योंकि लास्ट क्लास का जो टेबल बनाया था उसमें जितने सेल पैरामीटर्स देखो सब में A was related somehow with r plus and r minus। देखो लास्ट क्लास के सेल पैरामीटर्स जो लिखे थे सर। हाँ और सर आप बाइवेलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या बोल रहे हैं? बाइवेलेंट कंपाउंड के लिए चार्ज 2 और 2 हो जाएंगे। हाँ सर समझे। डाइलेक्शन। ओके Sir, हाँ in HCP, we don't have. HCP is not in syllabus. There is lattice energy calculation, but we are not going to discuss क्योंकि उसका सेल पैरामीटर तक डिस्कस नहीं किया है। सर आपने We left 3 ions, right? Yes. So how can we get it? Like क्या? spinel में we have multiple like in spinel we have Q1, Q2, Q3 and Q1, Q3. Yes, yes. You will have to take all possibilities. हाँ Sir, for that proportional to Q plus mod and Q minus mod you have written for spinel and anti-spinel, what will it become? यार उसके लिए क्यूब्स के रेफरेंस में काउंटिंग होगी। स्पिनल का जनरल फॉर्मूला लिखा है ना तुमने। हाँ। तो एक क्यूब के रिस्पेक्ट में काउंटिंग होगी। सर इसमें मुझे रिपीट हो रहा था, बोल रहा था सर हमने इसका कैलकुलेट कर लिया इन दोनों के बीच में। सर फिर जब इसका करेंगे तो सर सिर्फ ये वाला वापस करवाना सर, वो निगलेक्ट कर वाला होगा उसका हिसाब से, हर एक का उसके पेयर के साथ रिपीट ही होगा ना। तो फिर इसके सोडियम के नहीं काउंट किए ना तुमने। इसके बीच में कुछ मीडियम थोड़े ना आयंस के बीच में। ओके, लेट्स राइट डाउन डिफरेंस इन आयनिक सर इन्वर्स स्पिनल में जो डाइवैलेंट होता है उसका ऑक्टाहेड्रल कॉइल होता है कि टेट्राहेड्रल कॉइल होता है? ऑक्टाहेड्रल है 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिखा है और बुकलेट में क्या 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। नहीं 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल है इन्वर्स स्पिनल में। स्पिनल में 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल है। देखो यू कैन सी इन जेडी ली ऑल्सो, स्पिनल को ऐसे लिखते हैं, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है सॉलिड स्टेट में, इट मींस दैट आयन इज इन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। करेक्ट? तो ये नोटेशन है स्पिनल की। इनवर्स स्पिनल की नोटेशन ये होती है। करेक्ट? तो जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में है दे आर इन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ओके, डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। तो पहला डिफेक्ट लिखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डिफेक्ट्स?
some imperfection, कहीं पे उस normal order से deviation, और वो होना जरूरी है. That is a necessity, because if the entire solid is perfectly ordered, the entropy of that system will become zero, which we cannot allow. That can happen only at 0 Kelvin. So at any finite, any temperature above 0 Kelvin, the system needs to have some entropy. There needs to have some randomness. So there will be definitely some unit cells which will be disturbed, which will be out of normal order, and that number of cells having a disturbed pattern, that will increase by increasing temperature. और जैसे जैसे आप temperature बढ़ाएंगे, entropy has to increase. So the number of cells which have improper structure, they will increase. So let's see these defects in ionic solids. So first defect, let's write down. These defects occur in ionic solids. These defects occur in ionic solids when cation and anion go missing. These defects occur in ionic solids when cation and anion go missing from their normal site locations, in stoichiometric ratio. From their normal site locations in stoichiometric ratio. So could you repeat the whole sentence? These defects occur in ionic solids when cation and anion go missing from their normal site locations in stoichiometric ratio. When cations and anions go missing from their normal site locations in stoichiometric ratio. What do we mean by this? पहले तो इसको समझो. Suppose I have AB type of solid. तो इसमें cation anion का क्या रेशियो है? 1:1. अब कुछ यूनिट सेल्स में कुछ जगहों पे जहाँ कैटायन होना था वहाँ नहीं होगा, जहाँ पे एनायंस होना था वहाँ नहीं होगी, और कितने कैटायन मिस नहीं है, कितने एनायंस नहीं है अपनी नॉर्मल जगह, दैट रेशियो विल आल्सो बी 1:1, व्हाटएवर वाज देयर कंपाउंड रेशियो. करेक्ट? तो ऐसे NaCl टाइप का कंपाउंड है. So if some Na plus ions are not in their normal locations, equal number of Cl minus will also not be in their normal location. If I have a AB2 type of solid, so if number of cations missing are X, number of anions missing will be 2X. Correct? तो इस डिफेक्ट की वजह से will the formula of ionic compound change? तो वो पहला पॉइंट अब लिखते हैं. These defects will not change the empirical formula of solid. These defects will not change the empirical formula of solid. Hence, So suppose NaCl में जैसे 6 Na नहीं है तो 6 Cl नहीं हो गई. तो वो 6 अगर Na हम अज्यूम करते कि 2 यूनिट सेल से नहीं है तो 6 Cl भी वही 2 यूनिट सेल से नहीं होगी. नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं है.
ये नेसेसरी नहीं है कि जिस यूनिट सेल से Na+ मिसिंग है उसी यूनिट सेल से Cl- मिसिंग है। इट शुड बी ऑन टोटल, करेक्ट। यहाँ का Na+ नहीं है, इस यूनिट सेल में कैटायन अपनी जगह नहीं है, इस यूनिट सेल में कैनाइन नहीं है, करेक्ट। ओके, हाँ, तो उसमें these defects will not change the empirical formula of solid, hence these defects are stoichiometric defects. Hence these defects are stoichiometric defects. Okay? डेंसिटी को क्या होगा इस डिफेक्ट की वजह से? सॉलिड की डेंसिटी को कम हो जाएगी, करेक्ट। So these defects will decrease the density of ionic solid. These defects will decrease the density of ionic solid. ठीक है? Next point. These defects are found in compounds where the these defects are found in compounds where the difference between cationic and anionic size is not very large, where the difference between cationic and anionic size is not very large, right? Usually these defects are found in group 1A halides, alkali metal halides. Usually these defects are found in alkali metal halides. So a few examples are NaCl, KCl, CSCl, AgBr. AgBr, although is not an alkali metal halide, but it shows Schottky defects, correct? So I have not said कि compulsorily it will be found in alkali metal halide. Most of the common compounds are alkali metal halides, but it is also found in other compounds also. Okay? Second defects, Frenkel defects. हाँ, सर इसमें यूनिट सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब भाई वाला यूनिट सेल डिस्टर्ब हो जाएगा, उस यूनिट सेल के Z इफेक्टिव और वो सब चीजें, डेंसिटी सब बदल जाएगा। हर एक यूनिट सेल का बदलेगा या फिर नहीं, सिर्फ उसका बदलेगा। See, generally at room temperature, these Schottky and Frenkel defects are in 1 out of every 1 lakh unit cell. So out of, if you take 1 lakh unit cell, one will be showing these defects. Right? So that is the rough range at room temperature. Okay. Frenkel defect पे लिखते हैं. Sir, I did not understand why the cation and anion may not be from the same unit cell. Like why? They can be. I said it is not necessary कि वो वहीं से हो. Sir, so if one unit cell shows, the others may not show, sir. हाँ, 1 out of 1 lakh will show. So like what triggers in that unit cell so that उसमें ही होए मतलब? Entropy. भाई किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना एंट्रोपी के लिए.
वरना एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ओके यस सर। फ्रैंकल डिफेक्ट्स। हाँ सर। हाँ बोलो सर वो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा सर? यार एक में डिफेक्ट है ये, मतलब समझो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दैट नंबर 1 आउट ऑफ 10⁻⁶। करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन, थोड़े से यूनिट सेल डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन व्हेन यू आर सीइंग ओवरऑल द पिक्चर इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट। सर पर मास भी तो उतना बहुत छोटा ही कम होगा ना? हाँ तो थोड़ी सी डेंसिटी कम होगी, बहुत हाई चेंजेस ऑफ डेंसिटी थोड़े मिलेंगे। वो डेंसिटी चेंज से ही तो हम निकालेंगे कितने डिफेक्ट हैं। सर तो मास का कम होना ज्यादा है वॉल्यूम से? वॉल्यूम कम होगा ही नहीं यार। एक यूनिट सेल में अभी हम लोगों ने देखा था, NaCl का ही ले लो, 13 सोडियम आयन है, 14 क्लोरीन आयन है। उनमें से एक मिस हो गया, उससे क्या पूरे क्यूब की एज लेंथ और सब बदल जाएगा? हाँ सर समझ गया, थैंक यू। ओके। फ्रैंकल डिफेक्ट्स अकर व्हेन, हाँ सर वो फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है आपने मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लोकेशन स्टॉइचियोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट। स्टॉइचियोमेट्रिक रेशियो मतलब जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है उस सॉलिड में, उसी रेशियो में मिस हो रहे हैं। तो अगर AB टाइप का सॉलिड है तो एक कैटायन मिस होगा तो एक एनायन भी मिस होगा। अगर AB2 टाइप का सॉलिड है, एक कैटायन मिस होगा तो 2 एनायन मिस होंगे। जिस रेशियो में उनकी स्टॉइचियोमेट्री है कंपाउंड में, उसी रेशियो में वो मिसिंग हो रहे हैं। डेंसिटी वाले में ही डाउट था कि सर, डेंसिटी वाले में ही डाउट था कि आपने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल है वो चेंज नहीं होगा अगर एक कैटायन या एनायन डाल दें। सर हम एच लेंथ को ऐसे डिफाइन कर रहे थे ना, रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब वो बात समझी नहीं सर कि डेंसिटी में। एक मिनट रुको यार, इतना डाउट तो खत्म हो जाने दो, उतना तो पेशेंस रखो। यही कुछ हो रहा है? भाई इतने यूनिट सेल में कोई डिफेक्ट नहीं है। ये एज लेंथ इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन इनटू 2 सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। एक यूनिट सेल में एक जगह से सोडियम चला गया है तो उसकी एज लेंथ थोड़ी सी कम हो गई। बाकी यहाँ पे तो क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ये सब तो बाकी सब सही है ना। एक जगह पे सोडियम या Cl- गायब हुआ, थोड़ी सी एज लेंथ कम हो गई। फिर आगे से अगले 1 लाख यूनिट सेल में यही है। तो अब इस स्ट्रक्चर का तुम एज लेंथ इससे दोगे कि इनसे दोगे? ठीक है सर। भाई ये डिफेक्ट है, ये गड़बड़ है बीच में, 1 आउट ऑफ 1 लाख। तो योर मेन पैरामीटर वो थोड़ी ना हो जाएंगे कि यू विल ओनली कैच द डिफेक्टेड सेल और उसी से पूरी कैलकुलेशन करोगे। जो चीज मेजॉरिटी में कैलकुलेशन उनसे होंगी ना। मास में भी बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, वी विल हैव टू से परफेक्ट सॉलिड। वो थोड़ा सा भी चेंज कंसिडर करेंगे तो हमें पता लगेगा कितना % डिफेक्ट आ रहा है। It will be definitely very less. Yes, understood, sir. Frontal defects occur when the smaller ion of lattice frontal defects occur when smaller ion of the lattice leaves its normal site location, Sir, can you repeat? Frontal defects occur when smaller ion of the lattice leaves its normal site location and occupies some empty space in the lattice.
and occupies some empty space in the lattice. तो सपोज ये काइनेटिक सॉलिड है स्ट्रक्चर, इसमें छोटा आयन मान लो केटायन है, तो ये वाला केटायन अपनी इस लोकेशन जहां उसको नॉर्मली होना चाहिए वो लीव करके कहीं खाली जगह पे जाके, so these type of defects are called as Frankel defects. इससे फॉर्मूला चेंज होगा क्या सॉलिड का? इसमें तो कुछ बाहर कुछ गया ही नहीं ना, ओवरऑल एवरेज सेम ही है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी. Let's write down these 2 points. These defects will not change the empirical formula of solid. These defects will not change the empirical formula of solid, and hence they are stoichiometric defects. तो दो टाइप के stoichiometric defects हो गए, Scotty defects and Frankel defects. These defects will not change the density of solid. These defects will not change the density of solid. Okay? These defects are found. क्या डाउट है? सर जैसे कि इसमें वो एक गैप में जा रहा है और उधर इट इज स्टेइंग देयर, तो वो शॉर्टी में वो किधर जाएगा आयंस जो शॉर्टी में बाहर, सॉलिड के बाहर, सरफेस पे. सरफेस को यू नेवर काउंट इन लैटिस, करेक्ट? ओके. These defects are found in compounds. These defects are found in compounds where the difference between cationic and anionic size is large. These defects are found in the compounds where difference between cationic and anionic size is large. Usually they are found in D block compounds. Usually they are found in D block compounds. Examples: ZNS, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर वाले सब में यही दिखेगा फ्रेंकल डिफेक्ट, ZNS. AgCl, AgBr. AgBr is the only compound which shows both Scotty and Frankel defect, so hence it is very important. That is the only compound which can show both Scotty as well as Frankel defect. Sir, when you say that the difference between cationic and ionic size is small, what is the scale? डिफरेंस का मतलब भाई रेशियो है, रेशियो. हाँ ये सर. तो अब समझो जिंक ब्लेंड में तुम्हें मिल रहा है फ्रेंकल, NaCl में मिल रहा है स्कॉटी. जिंक ब्लेंड का रेडियस रेशियो था 225 से 414, NaCl का रेडियस रेशियो था 414 से 732, CHCl का रेडियस रेशियो था 732 से 999. मतलब 0.414 से 0.999 वाले रेडियस रेशियो की रेंज में स्कॉटी डिफेक्ट मिलेगा. 0.414 से कम वालों पे वी विल गेट जनरली फ्रेंकल डिफेक्ट. सर AG और BR के साथ साइज का डिफरेंस इज नॉट कंपेरेबल, देन व्हाई डज इट शो? सुनो क्या बोला है स्कॉटी में कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए रेशियो का, और फ्रेंकल में बहुत ज्यादा होना चाहिए. तो कहीं पे एक बाउंड्री आएगी, वो बाउंड्री पे ही है AgBr.
तो AgBr का जो रेडियस रेशियो है उससे कम रेडियस रेशियो पे फ्रेंकल डिफेक्ट दिख रहे हैं, उससे ज्यादा रेडियस रेशियो पे स्कॉटी डिफेक्ट दिख रहे हैं, उसके रेडियस रेशियो पे दोनों दिख रहे हैं। ओके सर। Sir, हाँ, how can it squeeze into that small space? who can squeeze? The positive charge, sir. यार ऐसा नहीं है, सुनो 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 अनुज, इट इज नॉट कि ये ऐसे बन गया और फिर इसका मन हुआ तो ये घूमने ही आ गया, ऐसा नहीं। इट इज हैपनिंग लाइक दिस कि जब ये क्रिस्टलाइज हो रहा था तभी एंट्रोपी की कंडीशन की वजह से एंट्रोपी थर्मो कैलकुलेट कर रही थी। अच्छा यूनिट, इतने यूनिट सेल बन गए, अब एक यूनिट सेल को गड़बड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्रोपी कंडीशंस विल नॉट मीट। तो क्रिस्टलाइज होते समय ही वो नॉर्मल जगह छोड़ के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना है सोडियम को, क्लोरीन की FCC लैटिस में 1,00,000 यूनिट सेल बन गए, अगले यूनिट सेल में सोडियम विल फोर्सिबली गो इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड, इट हैज टू क्रिएट अ डिफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? Okay. Yes, yes. नहीं समय होगा ना सर। वो नहीं समझा सर कि वो पहले वाले डिफेक्ट में ये डिफरेंस कम क्यों होना चाहिए? पहले वाले भाई सुनो, अगर एक आयन बहुत बड़ा है दूसरा बहुत छोटा है तो छोटा वाला आयन बड़े वालों के एज ही वाज आस्किंग, छोटा वाला आयन बड़ों के बीच में घूम सकता है, करेक्ट? उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको रैंडमनेस क्रिएट करने के लिए वो बड़े आयंस की लैटिस में बीच में घूम सकता है। As we discussed one example, if you remember in first class, of a lattice made of melons and grapes. तो melons की लैटिस है, उनके बीच grapes easily घूम सकते हैं, लेकिन एप्पल्स और ऑरेंजेस की लैटिस है तो अब ये आपस में बीच में घूम नहीं सकते, फिर कुछ डिफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो दोनों को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। When one is very large, another is very small, you can create a defect, you can create randomness only by movement of small easily. You don't need to disturb the lattice. Okay? Excuse me, sir. हाँ. Sir, when मतलब cation है मतलब वो बीच में जा रहे हैं, तो उसमें मतलब कभी रिपल्शन वगैरह से फर्क नहीं पड़ने वाला ना? देखो again, please, वहाँ पे एक यूनिट सेल डिस्टर्ब हो गया, वहां पे फर्क पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। एक कैटायन तुमने किसी यूनिट सेल से हटा दिया है, या एक एनायन हटा दिया है, या एक कैटायन को एक्स्ट्रा यहाँ कहीं डाल दिया, तो उस यूनिट सेल पे डिस्टर्बेंस हो गई है, बट दैट इज अ वेरी माइन्यूट फैक्टर एज द होल लैटिस इज कंसिडर्ड। सर मैं पूछ रहा था कि पहले वाले डिफेक्ट में डिफरेंस क्यों कम होना चाहिए? इसीलिए ना कि भाई अगर तुम ऑपोजिट वे से उसको रीजनिंग कर रहा हूं मैं, आई एम सेइंग मेरे पास दो तरीके के सॉलिड्स हैं, एक में डिफरेंस साइज में बहुत ज्यादा है और एक में बहुत कम है, और दोनों में रैंडमनेस लानी है तो कुछ डिफेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसमें साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो एक आयन बहुत छोटा है दूसरे के कंपैरिजन में, उसमें छोटे को ही बड़े आयन की लैटिस में मूव करने से डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। जब साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तब जब रैंडमनेस क्रिएट करनी है तो दोनों को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कैटायन एज वेल एज एनायन, एंड दोज विल क्रिएट स्कॉटी डिफेक्ट। ओके सर। सर तो मतलब फ्रेंकल नहीं कर सकता, इसके लिए स्कॉटी करेगा, वो पहला वाला। हाँ। अच्छा ओके। थर्ड डिफेक्ट राइट डाउन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सर था कि जो टायर है वो यूनिट सेल के अंदर ही होगा ना, मतलब घूमना है, लाइक जो छोटा आयन है वो यूनिट सेल के अंदर ही घूमेगा। यस यस, किसी यूनिट सेल के अंदर ही, वो बाहर नहीं जा सकता ना? बाहर गया तो वो डिफेक्ट फिर फ्रेंकल नहीं कहलाएगा, अभी और भी डिफेक्ट्स कर रहे हैं। अगर आयन बाहर चला गया लैटिस के, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट राइट डाउन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। These defects occur when
some of the anions go missing from the lattice. तो अगर केवल एनायंस बाहर गए लैटिस के तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस। इसी तरह केवल कैटायन बाहर गए, मेटल डेफिशिएंसी। दोनों गए, स्कॉटी। छोटा अंदर ही मूव किया है, फ्रैंकल। करेक्ट? हाँ, तो मेटल एक्सेस में आगे लिखते हैं। So these defects occur when some of the anions go missing from their lattice location. तो इधर बोर्ड में ध्यान दो। सपोज ये लैटिस का एक पार्ट है, इसमें से कुछ एनायंस चले गए, ये 2 एनायंस मिस हो गए। NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे काउंट करते हैं। I have a lattice of NaCl containing 1000 unit cells of NaCl. तो 1000 यूनिट सेल्स में कितने सोडियम आयंस होंगे और कितने क्लोराइड आयंस होंगे? 4000 ईच, क्योंकि NaCl के एक यूनिट सेल में 4 इफेक्टिव क्लोरीन, 4 इफेक्टिव सोडियम। तो आई हैव 1000 यूनिट सेल्स, आई विल हैव 4000 Na प्लस आयंस, 4000 Cl माइनस आयंस। लेट्स से 10 यूनिट सेल में से एक क्लोरीन चला गया। करेक्ट? तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ मी? 4000 सोडियम आयंस, 3990 chloride ion. What will be formula of this ionic solid? Will it be NaCl now? No. Now I will have to say it simply. Simplest I can say is Na400 Cl minus 399. Correct? Formula change हो गया ना? So this defect will change the empirical formula. तो पहला तो यही पॉइंट लिख लेते हैं। These defects will change the empirical formula of solid. These defects will change the empirical formula of solid. Hence, they are non-stoichiometric defects. Hence, they are non-stoichiometric defects. अच्छा, डेंसिटी को क्या होगा? कम हो जाएगा। तो डेंसिटी डिक्रीजेस, वो एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वापस अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल पे आते हैं। तो हमारे पास जो लैटिस बची थी उसमें कितने सोडियम आयंस थे? 4000 और क्लोराइड आयंस 3990। तो व्हाट वाज द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द लैटिस? प्लस 4000 ई। नेगेटिव चार्ज माइनस 3990। तो व्हाट वाज द नेट चार्ज इन लैटिस? प्लस 7। Ionic solid cannot have a net charge. Charge has to be balanced. So उसके लिए लिखते हैं आगे। For maintaining the electrical neutrality of ionic solid. For maintaining the electrical neutrality of ionic solid, the outgoing anions leave behind their electrons. The outgoing anions leave behind their electrons and they go out as neutral atoms or molecules. ठीक है? तो ऐसे Cl माइनस जो बाहर गए 10, वो 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल बन के जाएंगे। तो अपने वो 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? जो उसकी लोकेशन थी। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आगे लिखते हैं। These electrons are trapped. These electrons are trapped
in the location of outgoing anion, these electrons are trapped in the location of outgoing anion by the neighboring cations. By the neighboring cations. These electrons are trapped in the location of outgoing anions by the neighboring cations. तो ये जो आसपास के cations हैं, ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे और इसको इस जगह पे ट्रैप कर लेंगे, करेक्ट? अब ये सब आसपास वाले केटाइन अगर इस पे फोर्स लगाएंगे, और ये तो इलेक्ट्रॉन है, which is a wave. I can write Schrodinger equation for this electron by force of these neighboring cations. तो Schrodinger को सॉल्व करके इसके कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स भी आ जाएंगे, करेक्ट? So let's write down. This trapped electron will have certain quantized energy levels. This trapped electron will have certain quantized energy levels between which it will make transitions. Between which it will make transitions. Hence emitting out these trapped electrons will have certain quantized energy levels. These trapped electrons will have certain quantized energy levels between which it will make transitions. Hence emitting out photons of characteristic wavelength. Hence emitting out photons of characteristic wavelength. Imparting a characteristic color to ionic solid. Imparting a characteristic color to ionic solids. Therefore, these defects are also called as color centers. These defects are also called as color centers or F centers. Color centers or F centers. Here? क्लियर है? तो फ्लेम टेस्ट में जो कलर दिखता है ना आयनिक सॉलिड का, दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड. वो मेटल एक्सेस से आयनिक सॉलिड में अगर कलर एमिट हो रहा है, दैट हैज टू बी मेटल एक्सेस. फोर्थ डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. Metal deficiency defect. These defects occur when some of the cations go missing from the lattice. These defects occur when some of the cations go missing from the lattice.
these defects will change the stoichiometry. These defects will change the empirical formula of solid. These defects will change the empirical formula of solid. Hence they are non-stoichiometric defects. Hence they are non-stoichiometric defects. They will decrease the density of ionic solids. They will decrease the density of ionic solids. अब इसमें चार्ज बैलेंस कैसे होगा? कैटायंस में से किसके इलेक्ट्रॉन लेके गए? एनायन का अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन न्यूट्रल एटम बन जाएगा, तो लैटिस उसको रखेगी नहीं। तो प्रोटॉन छोड़ जाए, प्रोटॉन कोई नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं लोग। प्रोटॉन न्यूक्लियस में वहां तक पहुंच जाएगा। इसमें कैसे चार्ज बैलेंस करा जाए? चार्ज बैलेंस तो होना है। सर ऐसा है क्या कि जो अनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया वो वाला इलेक्ट्रॉन? नहीं, अब एनायन कहीं गया ही नहीं। ये डिफेक्ट जब होगा तो एनायन तो सब अंदर है, अब सिर्फ कैटायन बाहर जा रहा है। एनायन और आ जाए, कोई बॉन्ड बनेगा। एनायन और डाल दिए, उससे कैसे चार्ज बैलेंस होगा? नेगेटिव और बढ़ गया, पॉजिटिव कम हो रहा है। हाँ बोलो। कहाँ से लेके वो इलेक्ट्रॉन? दैट इज द क्वेश्चन। लेके तो जाना है उनको, क्योंकि बाहर जाना है तो एटम बन के ही जाना है, आयन बन के कोई बाहर जाने नहीं देगा। So they have to go out as atom, but who will give electron? Surface को बीच में नहीं, सरफेस की केमिस्ट्री अलग है। Right on. To maintain the electrical neutrality. To maintain the electrical neutrality. To maintain the electrical neutrality, some of the cations remaining in the lattice. To maintain electrical neutrality, some of the cations remaining in the lattice donate electrons to the outgoing cations. तो बाहर जाने वाला कैटायन से ही लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। Donate electrons to outgoing cations by moving in a higher oxidation state. By moving in a higher oxidation state. So these defects will be observed. When cation can show multiple valencies. So these defects will be observed when cation can show multiple valencies. ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ डिस्कशन अपना? FeO, very good example. Some Fe2 plus go out. Remaining जो Fe2 plus बचे उनमें से few will have to move in Fe3 plus, so that the charge is balanced. Clear?
So are these defects clear? Two types of stoichiometric defects, Scotty and Frenkel. Two types of non-stoichiometric defects, metal excess and metal deficiency. Correct? Apart from this, sir, हाँ, is it necessary for the cation to have to change its oxidation state easily? मतलब नहीं, अगर वो चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा नहीं पाएगा. मतलब फॉर एग्जांपल Na है तो हाँ, अगर आप NaCl में I have to see, listen, in NaCl if I want to see this defect, it will not be possible. क्योंकि Na plus will not go to Na2 plus. So the only way I can create some, listen, सुनो, the only way in which we can create some sort of this situation is by mixing NaCl. NaCl में we mix some calcium chloride. So what will happen? Let's understand this. This is also a concept called as doping or mixing. इसको ऐसे समझो. Let's say I have 1000 unit cells of NaCl. 1000 unit cells NaCl. तो इसमें सोडियम आयंस कितने हैं? या पहले क्लोरीन आयंस कितने हैं? 4000. लैटिस बनाएंगे, ये लोग लैटिस बना रहे हैं. ये लैटिस बनाएंगे 4000 आयन से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 4000. ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर इक्वल टू Z इफेक्टिव. तो इन Na प्लस कितने हैं? 4000. वो इन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएंगे. करेक्ट? Now I mix in this 1000 cell unit cell NaCl. I mix 20 molecules of calcium chloride. तो अब टोटल क्लोराइड आयंस कितने हो गए? 4000 सोडियम क्लोराइड ने दिए और 40 इसने दे दिए. और भाई लैटिस तो क्लोराइड बना रहा है ना, तो इसकी भी जो क्लोराइड आएगा वो तो लैटिस में ही जुड़ रहा है. तो अब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए इस लैटिस में? 4040. सोडियम कितने में है? 4000. करेक्ट? और कैल्शियम कितनों में जाएगा? 40 का. तुम्हारे पास कैल्शियम के आयन कितने हैं? 20. तो तुम्हारे पास 4040 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे जहाँ कैटायन को जाना था NaCl टाइप ऑफ पैकिंग थी. उसमें अब कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है? 4020. और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड वेकेंट है? 20. तो you have made a vacancy in the location of cation and you can correlate it with metal deficiency. कि जहाँ 20 जगहों पे मेटल होना था वहाँ नहीं है और 20 जगहों पे +1 की जगह +2 का मेटल है. भाई फेरस्फेरिक वाली बात हो गई ना. Here, so in this way only you can create a metals deficiency type of defect in solids where cation don't show a variable valency, and this process is called as doping. So what we have done, we have doped NaCl with CaCl2. So CaCl2 will have to adopt the lattice of NaCl only. CaCl2 will not adopt the lattice. NaCl is the majority thing. वो lattice बना के उससे कोई mix करेगा, सेम एनायन है तो उसके एनायंस को अपनी लैटिस में ग्रो करा लेगा और कैटायन को फिर वॉइड ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. क्लियर? तो डोपिंग के एग्जांपल में भी नोट कर लो व्हाट इज डोपिंग. डोपिंग इज बाय डेफिनेशन इट इज मिक्सिंग ऑफ वन कंपाउंड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वन कंपाउंड इन अनदर. हाँ बोलो. So why won't it take it from the anion itself? What? The electron. यार इलेक्ट्रॉन एनायन से ले लिया तो एटम आयनिक सॉलिड की लैटिस में कैसे रहेगा? Why can't it stay there? Atom cannot stay in ionic solid lattice. It is ions. You need definitely electrostatic forces to exist there.
Sir, doping का definition. Mixing of a compound in a small quantity in ionic solid lattice. Lattice grow कराएंगे. पहले 1000 यूनिट सेल थे, ये एक्स्ट्रा आने के बाद now this lattice will have 1010 यूनिट cells. Sir, can you please repeat the definition for doping? It is mixing of small quantity of a compound in a ionic solid lattice. Sir, please repeat what happens of the octahedral voids remaining 20. It will be vacant. Empty रहेंगे ना. Okay. 20 octahedral void will be empty, and octahedral void was the location of a cation. So 20 locations where cation should have been there are vacant. So this is a cationic vacancy created. और metal deficiency क्या होता था? Locations of cations, some locations of cations go vacant. Okay, sir. Sir, in the NaCl lattice, number of octahedral voids will remain 4000 only, right? Lattice is not of NaCl, lattice is only of chlorine. Okay. So then the number of voids are 4000 and number of cations are 4040. No, 4000. Number of voids are 4040. Number of sodium cations are 4000. Number of calcium cations are 20. Number of vacancies are 20. So वो voids कैसे add हो जाएंगे? क्योंकि लैटिस के यूनिट सेल ज्यादा हो गए ना, 20 नए 40 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आए, वो 10 नए यूनिट सेल बनाएंगे. लैटिस सिर्फ क्लोरीन बना रहा है. लैटिस सिर्फ क्लोरीन बना रहा है. ओके ओके हाँ. सर वो नहीं समझा सर. आपने राइट साइड में कंक्लूड क्या किया? राइट साइड में हमने कंक्लूड किया कि मेरे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4040 थे और उनको ऑक्यूपाई करने के लिए 4020 चीजें आ रही हैं. तो 20 octahedral voids are vacant. Octahedral voids were location of cation. So 20 locations where cations have to be present, they are now vacant. So this is a cationic. सर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होएगा पर? टोटल क्लोराइड आयंस कितने हैं? 4040. तो नेगेटिव चार्ज हो गया -4040E. सोडियम आयंस कितने हैं? 4000. इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया 4000D. कैल्शियम आयंस है 20. इस पे चार्ज हो गया +40. देखो हो रही मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. Okay, sir. Ca2+ should occupy tetrahedral void. No, it will occupy octahedral void. Sir, वो octahedral voids 40 कैसे आते हैं? 40 नए क्लोरीन आए तो कितने नए यूनिट सेल बनेंगे? एक यूनिट सेल 4 क्लोरीन से बनता है. तो 40 नए क्लोरीन से 10 नए यूनिट सेल बनेंगे और हर यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं? 4. तो 10 नए यूनिट सेल में 40 नए ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए. Sir, but CaCl2 is fluoride type ना CaF2 type. इस फ्लोराइड टाइप तब CaF2 अकेले होता. यहाँ ये चीज मेजॉरिटी में ये उसमें तुम मिक्स कर रहे हो तो इसके पास जो है उसके दिस विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. यहाँ आके वो मिक्स हो रहा है. Okay, sir.
Sir, हाँ new cells be formed on the surface of the original. हाँ सरफेस को ग्रो कराएगा. क्या सर? सरफेस को ग्रो कराएगा. सरफेस वाले यूनिट सेल्स को प्रॉपर कंटेक्ट सरफेस बनाएगा. डायमंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं. Now in diamond we know every carbon is sp3 hydrogen. It means every carbon needs to make 4 bonds. It means every carbon should have exactly 4 neighbors, neither less than 4 nor more than 4. So means each carbon needs a coordination number of 4. So definitely here carbon atoms will not go in closest packing. Covalent solid है, सबका radius same है, but they will not go in closest packing of FCC or HCP because there the coordination number is 12. Here they need only a coordination number of 4. We saw a structure, zinc blend structure, where zinc blend structure. There also all coordination number of cation and anion were 4 and 4. Correct? So carbon in diamond structure has a zinc blend type of structure. Although zinc blend is a structure for ionic solid and diamond is not a ionic solid. So what happens here in diamond structure? There is a FCC of carbon atoms. FCC of carbon atoms and half of tetrahedral voids also have carbon atoms. So now every carbon atom will have a coordination number of 4. Clear? So for diamond structure what will become Z effective? FCC वाले कार्बन एटम से कितने कार्बन आ जाएंगे एक यूनिट सेल में? 4 और प्लस 4 in tetrahedral void. Yeah? Then you can calculate if you want packing fraction, density, etc. हाँ. सर पर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स रहता ना? हाँ, इसीलिए तो डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए तो the main requirement is that number of neighbors should remain fixed. So therefore we are making a structure where every carbon only has 4 neighbors because it has to make 4 covalent bond with 4 other carbons. सर तो वो पोलराइज्ड अगर स्फेरिकल नहीं होगा तो हम लोग जेड इफेक्टिव ये सब यहाँ डिफाइन पे कैसे क्यों करेंगे? पोलराइजेशन आएगा? यहाँ पे तो कार्बन कार्बन sp3 बॉन्ड है, यहाँ क्यों पोलराइजेशन आएगा? सर हाँ ओके सर थैंक यू. हाँ सर यहाँ पे सारे एटम सेम साइज के हैं, हाँ तो फिर NaC फिट नहीं हो रहा. सारे आयन सेम साइज के हैं तो रॉक सॉल्ट टाइप में क्यों होना चाहिए अगर सारे एटम से सेम साइज के? कहाँ लिख रहा है ये? जब सारे एटम सेम साइज के होते हैं, आई टोल्ड यू इट गोज इन HCP और CCP. रेडियस रेशियो रूल में लास्ट लाइन, जब रेडियस रेशियो 1 होता है HCP और CCP में जाते हैं. सर जब आपने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, हाँ सर आपने क्यों बोला कि क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो पाएगी? क्योंकि क्लोजेस्ट पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. If they go in closest packing, each carbon will get a coordination okay, number sir. of 12. And carbons don't want a coordination number of 12. चलो नोट कर लो जल्दी से डायमंड स्ट्रक्चर. सर हाँ सर ये
पैकिंग से हम लोग डायमंड का हार्डनेस की तरह क्या हुआ, फिर से बोलो। सर मतलब ये पैकिंग से हम लोग डायमंड का हार्डनेस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि ईच कार्बन इज इमूवेबल। ईच कार्बन हैज बीन मेड इन अ फोर, ईच कार्बन हैज बीन बाउंडेड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड नो कार्बन कैन लीव इट्स लोकेशन। बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, करेक्ट? एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स on average will be stronger than ionic bonds. So therefore, diamond is very hard. भाई डायमंड में हर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, NaCl में हर सोडियम 6 आयनिक बॉन्ड बना रहा है, हर क्लोरीन 6 आयनिक बॉन्ड बना रहा है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1100 के आसपास है, डायमंड का 4500 के आसपास है। वेरी क्लियर स्ट्रेंथ। चलो नेक्स्ट एक चीज लिख लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में एक कोवेलेंट बॉन्ड को इनफाइनाइट आयनिक बॉन्ड से कंपेयर किया। तुम HCl और NaCl को कंपेयर कर लो। HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, NaCl में एक सोडियम सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन, each chlorine surrounded by 6 sodium and infinite lattice. You are comparing that many bonds with one covalent bond. तो दिखेगा ही ना स्ट्रॉन्गर। दोनों को इक्वली नंबर पे इनफाइनाइट कर लो, डायमंड वर्सेस NaCl, you will clearly see which bond is stronger. Okay? हाँ, तो as pressure increases, always remember coordination number will increase. So 6 packings, NaCl type of packing, if you increase pressure drastically, they will go to 8 type of coordination number, CSCl type of structure. Temperature increase करोगे, vibrations बढ़ेंगे, ions के lattice disturb होगी and coordination number will decrease. So 8 coordination number of type on increasing temperature will go to 6 type of packing. Clear? तो एक चीज नोट कर लो। So can you please explain again? As you increase pressure, ions or atoms or these things will try to compress more, correct? And hence coordination number will increase. But as we increase temperatures, ionic or atomic vibration will increase. करेक्ट? तो अपने नेबर्स को ज्यादा धक्का देने की टेंडेंसी आएगी as we increase temperature and hence coordination number will decrease or increase in temperature. Sir, but R plus upon R minus will stay this. वो सेम रहेगा। नहीं, R what is radius of atom? अच्छा, understood, yeah. Understood? हाँ, yeah. These all radius are Nernst radius. Correct? Closest approach वाले, जिसका vibration बढ़ गया उसका closest approach वाला बढ़ जाएगा, तो मतलब the radius effectively will increase. हाँ, बोलो। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जब धक्का मारेंगे तो पास वाला मतलब और भी पास आ सकते हैं ना? अरे यार ऐसी बात कर रहे हो, हमारे बगल में कोई बैठा नहीं है, उसको धक्का दो, देखो वापस आता है तुम्हारे पास। पॉइंट ये है कि वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो एवरी एटम विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर मोर, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, थोड़े रिपल्सिव फोर्सेस का डोमिनेंस आएगा। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट सब क्लियर है? हाँ सर वो हमारा हैंग हो गया था सर, आंसर सुना नहीं।
आई एम सेइंग कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो देयर विल बी अ सर्टेन रिपल्शन इंक्रीजिंग अमंग्स मॉलिक्यूल. सो व्हेन अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, तो कोई भी एटम ज्यादा ऑर्गो से सराउंड नहीं होना चाहेगा, बिकॉज दैट विल इंक्रीज इट्स नेट रिपल्सिव फोर्सेस. नाउ सर बोलो. सर इसमें अब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हवा का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं सॉलिड को कंप्रेस. ओके, नाउ बुकलेट कंप्लीट हो चुकी है. इसकी कितनी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आ गई है, होमवर्क वो हो गया है. करेक्ट. तो द ओनली एक्सरसाइज रिमेनिंग नाउ इज गेट इक्विप्ड एंड सब्जेक्टिव.